The next chapter which we are going to start is chapter number 15, our rights and duties. Our rights and duties. Rights, R-I-G-H-T, right and duties. Right means कि हमारे हक, जितने भी हमारे हक हैं वो, और duties हमारी कंट्री के रिलेटेड, हमारे कंट्री के प्रति हमारी जो ड्यूटीज हैं हमें वो पूरी करनी चाहिए. Talking about the constitution. What is constitution? C-O-N-S-T-I-T-U-T-I-O-N, Constitution. Constitution is the supreme law of our country. All the rules, regulations, rights, duties of a human being, of an Indian citizen, they all are written in the Constitution. Even our Indian Constitution is the largest written Constitution in the whole world. पूरी दुनिया में सबसे लंबा लिखा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी ही कंट्री का है. और कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जितने भी एक्ट हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, वो सब कुछ जो है लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. किसी भी तरह की कोई पॉलिसी है, चाहे ग्राम संख्या की है या कोई गर्ल्स के प्रति है, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जितनी भी है, जितने भी लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, वो सब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. Our constitution was formed and drafted on 26 November 1949. 26 November 1949. 26 November 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनाया था. 26 November 1949 and on 26 January 1950 Constitution was applicable, or Constitution was Constitution started applied in our daily life. It came into existence. Now what does it mean? तो Constitution जो था वो लिखा गया, वो सब जो है 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिख दिया था. Whereas on 26 January 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था, जिसके जितने रूल्स थे, जो भी एक्ट थे, वो सब लागू हुए थे. Talking about now the fundamental rights. F-U-N-D-A-M-E-N-T-A-L, fundamental rights. R-I-G-H-T-S, fundamental rights. F-U-N-D-A-M-E-N-T-A-L, fundamental rights. Now what are fundamental rights? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे लॉज दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए गए हैं, ड्यूटीज दी गई हैं जो हर एक सिटीजन को परफॉर्म करनी है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स. देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन which are the rights of every Indian citizen despite of any gender, color, caste, race, religion, etc. किसी भी रिलीजन का, किसी भी कल्चर का, किसी भी जेंडर का, किसी भी कास्ट का इंसान होगा, उन सब के लिए ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स लागू होते हैं. So these are the rights of the Indian people, Indian citizens who live in India. Now we will discuss about these rights in detail. Talking about the 7 fundamental rights of the every citizen, we will discuss in detail. The first right is right to equality. Equality came from the word equal. Every person, every Indian citizen is treated equally despite of its caste, religion, culture, gender, anything. एक इंसान जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर एक इंसान जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट रखता है और इक्वल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. हर एक इंसान एक दूसरे के इक्वल है, ना किसी का जेंडर बड़ा है, ना किसी की कास्ट बड़ी है, ना ही किसी का रिलीजन. हर एक इंसान जो है इक्वल है. हर एक इंसान, कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ज़्यादा बढ़कर नहीं है. Our constitution treats every Indian citizen equally. Not even a single citizen is, किसी भी एक सिंगल सिटीजन को ज़्यादा हक नहीं है. Every citizen has equal 7 rights and has equal
duties against its country. Second is right to freedom. Now right to freedom, हर एक इंसान को फ्रीडम है टू एक्सप्रेस, खुद को एक्सप्रेस करने का, अपनी बात कहने का, किसी की बात सुनने का, कोई भी रिलीजन जो है अपने फीलिंग्स को, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, कोई एसोसिएशन बनाने का, या कोई भी ऑक्यूपेशन किसी को अगर चूज करनी है, तो कुछ भी काम करने के लिए हर एक इंसान को फ्रीडम है, वो कुछ भी अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से जो काम है वो कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो आप किसी को बता सकते हैं, कोई दूसरा इंसान उस चीज को क्रिटिसाइज कर सकता है, पर आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप अपने जो व्यूज हैं वो लोगों को ना बताएं। You can express your views, your opinions, you can say anything which comes to your mind freely, nobody can stop you from that. Third is cultural and educational rights. Cultural and educational right means every person has the right to choose his or her own culture and to preserve that culture. हर एक इंडियन सिटीजन को ये हक है कि वो अपना कल्चर चूज करे, अपने कल्चर के जो है उसको प्रिजर्व करके रखें, उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो रखें और दूसरों को भी दें। Even they can also choose the traditions, customs, रीति रिवाज जो है, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं वो सब भी वो जो है अपने कल्चर के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। They have complete right to choose their culture. Now comes to religion. Every Indian citizen has right to choose either their own or any culture. एक इंडियन सिटीजन कोई भी रिलीजन जो है वो चूज कर सकता है, कोई उसके ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है कुछ रोकने के लिए। There is no one to say anything. Any Indian citizen can choose any religion of his or her own choice and can follow the culture and traditions of that. Any citizen can choose the religion of his or her own choice, and he can also follow the culture and traditions of that religion also. So it is also another right of our Indian Constitution. Now the fifth right against exploitation. Exploitation, 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 which means misuse or unfair. If anyone is facing exploitation, अगर कहीं पर किसी इंसान का या किसी भी चीज का मिसयूज हो रहा है, किसी को अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, सो जो इंडियन पीपल है वो उस हक के अगेंस्ट जो है उस चीज के लिए अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बेगिंग, छोटे छोटे बच्चे जो है सड़कों पर मांगते हैं, भीख मांगते हैं, स्लेवरी, कोई किसी के अंडर जबरदस्ती काम करता है, या ओवरवर्क, जो कुछ लोगों से उनसे ज्यादा काम कराया जाता है पर उन्हें तनख्वाह उतनी नहीं दी जाती। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो काम कर रहा है और उतनी उसे तनख्वाह नहीं मिल रही है, दैट इज राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। तो वो इंसान अपने इस हक के लिए खड़ा हो सकता है कि आप मेरा मिसयूज कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा काम ले रहे हैं। फोर्स्ड लेबर, अगर कोई किसी से जबरदस्ती काम करवाता है, ऑल दैट कम अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वो सब जो है इस राइट के अंदर आते हैं, जितना भी मिसयूज होता है, अनफेयर ट्रीटमेंट, वो सब। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लॉ? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है कि जितना भी जो यूज है, जितने भी हमारे राइट्स हैं, अगर कोई इंसान या अगर कोई भी ऐसी एसोसिएशन है जो इनमें से किसी भी राइट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या इनमें से किसी भी राइट को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के चलते हुए उन लोगों के ऊपर इस चीज का कर सकते हैं कि आप इस राइट को नहीं मान रहे। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी है, अगर किसी इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट
वहाँ पे हमारा राइट टू इक्वालिटी नहीं काम करता। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई इंसान जो है मिसयूज हो रहा है, अगर उससे 10 घंटे काम लेके उसे सिर्फ 3 घंटे की तनख्वाह दी जा रही है, सो इट मीन्स वो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, वो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का जो राइट है उसको वो लोग जो है या वो एसोसिएशन जो है वो नहीं मानते। Therefore, this comes under the right to constitutional remedy that we can stand for any right if somebody is working or going against any of the above right, or if any association of or any person is not letting the other Indian citizen to have these rights or to make use of these rights. Last but not the least is right to education. Right to Education Act says that every Indian boy or every Indian child or girl who has the age of 14 years will have free and compulsory education. Right to Education Act ये चीज कहता है कि कोई भी इंडियन चाइल्ड जो है 14 इयर्स तक की एज का, उसे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। The reason to provide the right to education was कि हर एक सिटीजन को पढ़ने का हक है, हर एक सिटीजन को पढ़ाई जो है पढ़ना लिखना आना चाहिए ताकि वो आगे जाके एक ऐसी नौकरी कर सके और अपने घर का जो है वो घर पे कमाई कर सके। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में बच्चों से जो है स्लेवरी, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था, फोर्स्ड लेबर, or people used to misuse them or used to send them for begging, or some children used to work at dhabas or at shops. So to stop such things, the right against exploitation plus Right to Education Act was formed so that every person can have the right to education. There is one more right which was recently added in our constitution, right to information. This act ये एक्ट जो है वो भी थोड़े समय पहले बना था और अभी तक बुक्स में नहीं लिखा गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज एवरी सिटीजन हैज अ राइट, हर एक सिटीजन के पास हक है इंफॉर्मेशन जानने का। अगर कोई केस है, अगर कोई चीज है, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई सिटीजन किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहता है, वो इंफॉर्मेशन को जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर से वो ले सकता है। So this is all about the rights and the constitution. Our constitution is the supreme law of our India. It is the longest written constitution in the whole world. We have 7 fundamental rights: right to equality, right to freedom, cultural and educational rights, right of religion, right against exploitation, right to cultural constitutional remedies, and right to education, and one more right, that is right to information. So this was just all about the our rights and duties chapter, the constitution and fundamental rights. So good morning students. So the part we have discussed fundamental rights in the chapter our rights and duties. We have discussed about the fundamental rights and about our constitution. Our constitution holds the supreme, it is the supreme law of our country, and the fundamental rights, the 7 fundamental rights which every citizen has fundamental rights, and those rights were right to education, right to equality, freedom, cultural and educational right, right to information, right against exploitation, right to constitutional remedies, such like that we have 7 fundamental rights. And just like the rights जो हक है हर एक इंसान के, just like that we Indians have fundamental duties. हमारी कुछ duties भी हैं हमारे देश के प्रति. We have few duties which we have to morally follow, और जो हमें हमारे दिल से निभानी चाहिए, और वो duties जो हमें हमारे देश के प्रति रखनी चाहिए. Our country is providing us so many rights. हमारी country में इतने सारे हक दे रही है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम अपनी country के लिए कुछ करें. So these are few duties which we will discuss, which every Indian citizen has to morally follow. Respect Constitution, national flag and symbols. Everyone should respect its constitution. हमें हमारे constitution की national flag, तिरंगा, और जो हमारे national symbols हैं,
like national emblem Ashok Chakra, or national fruit mango, national bird peacock, national animal tiger. So we should respect such symbols. Our constitution, which gives us so many rights, acts and information, we should protect and respect our constitution, national flag and the national symbols. We should respect all of them. Then promotes the feeling of unity. एक दूसरे में जो है एकता, यूनिटी मीन्स एकता की भावना के सारे एक साथ मिलकर रहेंगे. प्रमोट द फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा. ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा, लोगों में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखना और एक दूसरे के साथ एकता के साथ रहना, मिलजुल कर रहना. दैट इज प्रमोट द फीलिंग ऑफ यूनिटी, कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. कभी हम उनकी मदद करें और जब हमें ज़रूरत हो तो वो हमारी मदद करें. प्रोटेक्ट दी पब्लिक प्रॉपर्टी, जितनी भी पब्लिक या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं हमें उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाइक वी हैव डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स इन अ कंट्री. उन मॉन्यूमेंट्स पे कभी बार कुछ लोग जो है अपना नाम लिख देते हैं या कुछ ड्रॉ कर देते हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. हमें हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. दे रिप्रेजेंट आवर कल्चर, आवर रिच कल्चर. देन पब्लिक प्रॉपर्टी सच एज जैसे बेंचेस होते हैं ग्राउंड्स में, पार्क्स में बैठने के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें उन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. For example, whenever we come to school, like we have table, chair, benches, and we should protect them. We should not write anything on them. या हमें उन चीज़ों का misuse या उन चीज़ों पे गलत लिखना नहीं चाहिए. वो चीज़ें हमारे फायदे के लिए हैं, तो हमें उन चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए. So protect the public property. Next is refuse violence. Violence का मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई करनी किसी से. रिफ्यूज मीन्स मना करना. हमें लड़ाइयाँ या झगड़े नहीं करने हैं, हम प्यार से आराम से भी सामने वाले इंसान को अपनी बात बताकर उनसे जो अपनी बात है वो मनवा सकते हैं. तो हमें लड़ाई नहीं करनी बिल्कुल भी. रिफ्यूज वायलेंस, हमें प्यार से जो है वो एकता के साथ रहना है. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हमें एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोवाइड करनी चाहिए. जैसे कुछ स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस में होता है ना कि वो कहते हैं कि नहीं जी हमें ए ग्रेड क्वालिटी के बच्चे चाहिए, हमें नहीं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हर एक बच्चा जो है अपने आप में अलग होता है, उसके पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई उसके पास एक अच्छी स्किल होती है. तो हर एक बच्चे जो है उसको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. कुछ बच्चे जो है जैसे वो ढाबों पे या होटल्स, रेस्टोरेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, राइट, they should also get the opportunity for education, and we have a right to education. Under this right, from a child from 6 years of age to 14, कोई भी अगर 6 to 14 years तक की बच्चे हैं उन्हें ज़रूरी जो है एजुकेशन जो है वो मिलेगी. दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट. So we should provide opportunities for education. Next is respect noble ideals. Now what is ideals? Like noble ideals, right? Ideals होते हैं वो लोग जिन्हें हम देखते हैं और जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है और हम सीखना चाहते हैं. Just like रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस. So these are all the noble ideals जिससे हमें जो है आइडियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं. हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, राइट, द फ्रीडम स्ट्रगलर्स जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में मदद की, हमें उन सब की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Then we should conserve our rich culture and heritage also. जो हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, ठीक है, हमें उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. जैसे कि कितने सारे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, लाइक, ठीक है, गोल्डन टेम्पल, ठीक है, देन ऑल डिफरेंट अदर टेम्पल्स ऑल्सो, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हैं अलग अलग. तो हमें उन सबको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, हमें हमारे कल्चर को भी संभाल कर रखना चाहिए. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी शुड सेव आवर एनवायरनमेंट.
हमारा जो एनवायरनमेंट है हमें उसे सेव करके रखना चाहिए, पोल्यूशन नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने हैं, ठीक है, ट्रीज बिना किसी पर्पस के काटने नहीं हैं, ठीक है। तो हमें हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ये हमारी कंट्री के प्रति कुछ ड्यूटीज हैं। क्लीनलीनेस सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आसपास सफाई रखनी, जो है कूड़ा करकट नहीं गिरना, लाइक we all like to live in a clean area, like everybody loves to live in a clean area, so we should also maintain that cleanliness. We should not throw litter anywhere, either in our homes or at any or school or at any other place, right? If we want everything to be like clean area, if we want, we also should maintain the cleanliness. So these were the few duties: respecting our national symbols, flags, constitution, respecting the ideals, the freedom fighters which helped us to get freedom, then to protect the public property, to protect and conserve our rich heritage and culture, save our environment, then they promote the feeling of unity, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, we should refuse violence, लड़ाई नहीं करनी है, and we should provide opportunities for education to other students as well. Now, talking about the directive principles of state policy. Now, what does this mean? Directive principle of state policy. These are the guidelines for government. Now, what is guidelines for government, right? So, whenever a government makes a new policy or is making a new law or act, these are the few guidelines which every government should keep in their mind by forming a new policy. जब भी कभी किसी गवर्नमेंट को नई कोई पॉलिसी बनानी है, नया कोई एक्ट है वो या नया कोई लॉ है, वो सब लॉ को जो है एप्लीकेबल करना है, तो ये कुछ गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए, ये कुछ चीज़ें हैं गवर्नमेंट के लिए जो उन्हें ध्यान में रखकर ही कोई नई पॉलिसी या लॉ जो है वो बनाना चाहिए। सो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, हर एक सिटीजन की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल मीन्स कि वो सोशली कैसे रह रहे हैं, और इकोनॉमिकली मीन्स कि उनका लाइवलीहुड या उनका जो अर्निंग है वो कैसी है, ये सब कुछ, ठीक है। उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड इंश्योर दिस दैट एवरी सिटीजन इज हैविंग अ गुड सोशो इकोनॉमिक, एवरी सिटीजन इज हैविंग अ गुड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। हर एक इंसान जो है वो सोशली समाज में अच्छे तरीके से रह रहा है, इकोनॉमिक को अच्छे से कमा रहा है ताकि अपने घर वालों को खाना खिला सके। सो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी जो पॉलिसी, विच एवर पॉलिसी अ गवर्नमेंट मेक, इट शुड मेंटेन अ गुड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एवरी सिटीजन। उसे जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाए वो जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है सिटीजन की उसको और अच्छा करने के लिए। देन इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, कोई भी अगर जॉब के लिए पॉलिसी या किसी अलग चीज़ के लिए कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाई जाती है, वहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखी जाए दैट इट शुड प्रोवाइड इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन। In the economic sector or in the work sector, it is always that women experience exploitation. They are given less pay as compared to men. Women's work equal hours. Women जो है वो मेंस के equal hours पे जो है वो वर्क करती हैं, बट उन्हें उतनी पे नहीं मिलती। That is why that the government should make a policy keeping in mind that it should provide equal pay for men and women, so that जो हमारा राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उसका सही यूज हो सके। सो मेन और वुमेन को जो है इक्वल पे मिलनी चाहिए। देन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, जितने भी चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के केसेस हैं, लाइक चाइल्ड लेबरर वर्किंग इन रेस्टोरेंट्स or children are begging at traffic signals, you all have must see, and even the human trafficking, they make them forced labor, they hire them and उनसे ज़बरदस्ती जो है forcefully जो है वो काम करवाते हैं। So इन सब चीज़ों से जो है ऐसी लॉ पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए जिनसे इन सब चीज़ें, जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है, जो चाइल्ड अब्यूज़ है, वो सब जो है वो रोका जा सके। So every child should get education, provide free education. Every child who is between the age of 6 to 48 years will get free and compulsory education. ये पॉलिसी भी जो है बनाई, ये भी बहुत
14 years will get the free and compulsory education. 6 से 14 इयर्स तक के जितने भी चाइल्ड हैं उन सबको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, ज़रूरी जो एजुकेशन है वो मिलनी ही चाहिए और वो मिलेगी ही। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे लोगों का जो रहने का तरीका है वो अच्छा हो सके, मैन और वुमेन को इक्वल पे मिले, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, बच्चे जो बेगिंग करते हैं या फोर्स लेबर दे एक्सपीरियंस, इट शुड आल्सो बी completely prevented. Then every child should get free and compulsory education between the age of 6 to 14 years. So this was about the rights and duties. We have discussed the fundamental rights, duties, and these are the guidelines for the government whenever they make a new policy. These are the important points which we should keep in mind. So the next which we are going to start is chapter number 16, the United Nations. The United Nations, UNITE, the United Nations. So when the World War I happened, 1914 to 1918, 1914 से 1918 में जो World War I हुआ, it had a very adverse effect on the people, on the human population, and also the socio-economic conditions of whole world. And it had a very bad and adverse effect. Therefore, everybody felt that peace and harmony is needed at that moment. World War I के बाद जो है इतनी ज़्यादा हर जगह it was all destroyed, हर चीज़ खत्म हो गई थी और human life जो है वो काफ़ी सफ़र कर चुकी थी। उस वजह से तब उस टाइम पे ये सोचा गया कि पीस और हार्मनी को मेंटेन करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। Therefore, the people decided that an international organization should be made so that the peace can be maintained and whole of the world and every country all they can progress socially together. तो ये कहा गया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो इन सब मैटर्स में डील करेगी, राइट? वो मेंटेन करके रखेंगे पीस एंड हार्मनी कंट्रीज के बीच में, so that another world war doesn't happen and we can protect our human population or human existence. अपनी human existence को हम बचा सकें, दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, इसीलिए जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जानी चाहिए। At that time, the international organization made was League of Nations. League of Nations. LEAGUE, League of Nations. League का मतलब है कि बहुत सारी कंट्रीज, जैसे फुटबॉल की लीग्स होती हैं, मैचेस बैक टू बैक, just like that League of Nations, countries बहुत सारी। At that time, League of Nations में 42 countries ने participate किया, पूरे वर्ल्ड की 42 countries ने participate किया उस वक्त when League of Nations was made. World War I के बाद League of Nations बनी और इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था that it should maintain peace and harmony and the second world war should not happen. When in 1940s, in 1939 to 1945, 1939 से 1945 के बीच में जब World War II हुआ, when World War II happened, it was realized that League of Nations completely failed. उस वक्त ये रियलाइज किया गया कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो कम्प्लीटली फेल हो चुकी हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को बताने में। इनका द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी सेकंड, सो दैट द सेकंड वर्ल्ड वॉर शुड नॉट हैपन, बट द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड एंड इट हैपेंड सो बैड एंड इट had so adverse effect on human existence. Then in 1944, countries like China, United Kingdom, United Nations and the Soviet Union, they all decided that we should make a second international organization. League of Nations के फेल हो जाने के बाद 1944 में चाइना, यूएस, यूके और सोवियत यूनियन ने ये डिसाइड किया कि हम एक सेकेंड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाएंगे एंड दैट वाज यूनाइटेड नेशंस। UNITED, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है यूनिटी से। यूनिटी मीन्स एक साथ मिलजुल कर रहना, यूनाइटेड मीन्स सारे नेशंस एक साथ एकजुट होकर एक चीज के लिए खड़े हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जो है
26 जून 1945 में जो है इसको पूरा बना के कंप्लीट किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को. इट वाज द सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेन ऑब्जेक्टिव वाज अगेन टू मेंटेन पीस, हार्मनी, human self-respect for each other as well, and to so that the World War III doesn't happen. At that time 26 June 1945 उस वक्त पे 51 कंट्रीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. लीग ऑफ नेशंस में 42 कंट्रीज ने किया था. जब वो फेल हो गई उसके बाद यूनाइटेड नेशंस was made, and at that time 51 countries participated. At present till date there are 193 members. 193 active members are there in the United Nations. उस वक्त 51 and right now there are 193 members or 193 countries which are the part of United Nations. India also joined the United Nations. India joined on 30th October 1945. 26 June 1945 the organization was made, and India also is a part of this organization, and India participated in this on 30th October 1945, and till date we are the part of United Nations. The main objective of United Nations is that we should maintain peace and harmony. लोगों में एक दूसरे के लिए जो है प्यार, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट जो है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो रहना है, ये सब फीलिंग्स जो है ये प्रमोट करेंगी. Because when World War happened, the people were so against each other. Countries were against each other. They were killing each other. Hundreds and thousands of people, even lakhs of people were dying. Therefore, they decided that it is very important for us to maintain peace. Then development, whole of the world, every country should develop. If some country is facing a scarcity in water or in food, every person, United Nations will help that country to develop. Then justice, every person, every country should get the justice, right? किसी के साथ गलत, whenever some quarrel और कोई लड़ाई है जो it happens between two countries, opinions doesn't match, then United Nations stand and they talk with both the countries and do the justice with the countries. Human welfare, for the welfare of human countries. Countries like Africa or the other countries, the desert areas, there are scarcity of water and food. So they provide food, water and the policies for those areas. यूनाइटेड नेशंस का मेन यही है कि लोगों को जो है एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो दी जा सके और लड़ाइयों से दूर रहें, आराम से रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, आराम से रहें, हार्मनी से, वायलेंस नहीं करना है, आराम से दोनों कंट्रीज़ की अगर जो भी बात है वो आमने सामने बैठ कर भी सुलझाई जा सकती है. यूनाइटेड नेशंस is independent. United Nations doesn't work for anyone. It works for all the countries, but it doesn't work under any company or under any institution. It itself is an organization. United Nations खुद एक organization और वो किसी के अंडर काम नहीं करते. They work for many countries and many people which live there. Then so United Nations, League of Nations was made firstly, but it failed when World War II happened. जब World War II हुआ तो पता लगा कि League of Nations जो है वो completely fail हो चुकी है. Then United Nations were made. फिर United Nations जब बनाई गई थी, till date no World War happened. Countries they sat together and talk if they have any quarrel with each other. It was formed on 26 June 1945. Till date it has 193 countries or members. India joined on 30th October 1945. The main functions are peace, justice and human welfare. So now we will discuss about the 6 main organizations which work with the UN. So the United Nations, the UN, it has 6 main organizations. We discussed that United Nations was formed on 26 June. India joined the United Nations on 30th of October. Right now there are 193 members. Now the organizations which work
with the United Nations. The first is General Assembly. General Assembly, whenever a meeting occurs, जब कहीं भी कोई भी मीटिंग है, ठीक है, whenever a meeting is to be happen between the countries or the members of different countries, it will happen in General Assembly. जितनी भी meetings हैं, all the meetings will held in or will be taken in the General Assembly. जितनी भी meetings होगी वो सब General Assembly में होगी. Second is Security Council. Security Council, it maintains peace. Security Council maintains peace, and if there is any area which is affected by war, just like second, it was formed on 1944, 1945, and in 1945 World War II happened. So after that war, no fights or violence should happen. The Security Council sent peace army, which maintains the peace of that area. तो जब कभी भी कहीं किसी भी कंट्री में किन्हीं भी कंट्रीज में लड़ाई होती है, then Security Council maintains the peace. It sends the peaceful messages to the members of the countries to maintain peace and discuss and sit together and discuss whatever their quarrel is. Then Economic and Social Council. The Economic and Social Council, it works with things like famine. Famine means if there is any shortage of food for a long period of time. अगर किसी भी एरिया में, ठीक है, ज़्यादा देर के लिए शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, लंबे समय के लिए शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स famine. So the Economic and Social Council, जो Economic और Social Council, economically, financially देखना country कैसी है, then socially कि वहाँ के लोग economically और socially कैसे रह रहे हैं. अगर खाने की कमी होगी, it means कि वो socially और economically अच्छे नहीं रह रहे, ठीक है. Then comes the drought. Drought means a सोका, अकाल, like water scarcity, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना लंबे समय के लिए, that is called drought. Others such as poverty, गरीबी, and illiteracy. Literate means पढ़े लिखे जो होते हैं, illiteracy जो नहीं पढ़े लिखे होते उतना कि उन्हें एक नॉर्मल जो अगले लिखा हुआ भी समझ आ सके. So they all deal with such things: famine, shortage of food for a long period of time, then poverty, गरीबी, drought, अकाल या सूखा पड़ जाना, illiteracy जो लोग इतने नहीं पढ़े. So the Economic and Social Council, economic अगर कोई देश गरीब है, right, financially weak है, socially if they are not living well socially, there is lack of food, water, or even they are not well literate. So the Social Economic Council deals with such things. The Trusteeship Council. The Trusteeship Council arranges meetings. जो Trusteeship Council है, arranges meetings. The meetings between the members of the United Nations which will happen in General Assembly we know. Now who arranges the meeting? The Trusteeship Council. जो Trusteeship Council है, ये जो है meeting arrange करते हैं members के बीच में. For example, if there is any quarrel between any 2 or 3 countries, किन्हीं भी 2-3 countries के बीच में किसी topic को लेकर कोई quarrel है, so the Trusteeship Council will arrange a meeting, and that meeting will happen in General Assembly. The Security Council will maintain peace between the countries. The International Court of Justice. International Court of Justice. Whenever in a country some injustice happens, we go to court, High Court, District Court, High Court, Supreme Court, right? So हम अगर लोगों से कोई गलती हो जाए तो हमारे लिए कोर्ट है जस्टिस करने के लिए. किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो हमारे पास कोर्ट है. अब कंट्रीज के लिए कोर्ट उनके लिए भी जस्टिस के लिए होना चाहिए. अगर किसी 2 कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम हो जाए, then there is International Court of Justice.
The International Court of Justice, whenever there is any disagreement, कोई दो कंट्रीज हैं उनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट है या वो एक दूसरे की कोई बात है उसे अग्री नहीं कर रहे या नहीं मान रहे, so the International Court of Justice will appear, come and it will try to settle the matter between the two countries. तो वो जो है एक फैसला सुनाएंगे, जस्टिस करेंगे दोनों ही कंट्रीज के साथ. Then the Section 8 gives the whole information about the meetings. All the information about the meetings, when did the meeting happen, who are the members who came in the meeting, everything, it will keep the record. जितना भी रिकॉर्ड है मीटिंग को लेकर वो सारा जो है सेक्रेटरी रखेंगे, तो कौन कौन सी मेंबर्स आए मीटिंग के, किन दो कंट्रीज के बीच में जो है क्वारल थी, एंड हाउ व्हाट justice did International Court of Justice made, and how the assembly went in the General Assembly. So these are the 6 main organizations. General Assembly, the meeting will happen in General Assembly between the members of the United Nations. Security Council will maintain peace and harmony. The Economic and Social Council will maintain or will deal with the things like famine, drought, illiteracy and poverty. Then the Trusteeship Council, it will arrange the meetings. The International Court of Justice will make sure that every country is getting justice. Injustice is not happening with any country. And Secretariat will keep the record and information about all the meetings that are going to happen in the United Nations or that happen. Last but not the least, now we will discuss about the few things about the United Nations. Just like every country has its own flag, has its own symbol. जैसे हर country का एक symbol होता है. Every state has its own pin code. किसी का एक pin code होता है. जैसे पटियाला का 147001 है. इंडिया के जो भी calls होते हैं वहाँ पे 91 आता है, right? Just like that, different pin codes are there, different flags are there, different symbols. Every country has its own symbol. Just like that, United Nations has its own flag, its own symbol, and has its own post office and postcard as well. The United Nations, इनका खुद का अपना एक flag है, इनका खुद का एक symbol है और इनका खुद का एक post office और post stamps भी है. यूनाइटेड नेशन जब भी हम किसी को कुछ पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो स्टैम्प जो है वो लगा कर भेजते हैं, तो इनकी यूनाइटेड नेशंस दे हैव देयर ओन पोस्ट स्टैम्प्स, दे हैव देयर ओन फ्लैग एंड दे हैव देयर ओन सिंबल एज वेल. Talking about the other, United Nations was mainly developed because of the reason that it should maintain peace and harmony. लोगों में पीस रहे, हार्मनी रहे, ठीक है, कॉर्डियल रिलेशंस रहे, बॉन्ड फ्रेंडली एक दूसरे के साथ रहे, ठीक है, एक दूसरे की इंडिपेंडेंस का रिस्पेक्ट करें. देन पीस जो है वो पूरे वर्ल्ड में रहे, शुड मेंटेन पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और फिर उसके बाद जितनी भी पॉवर्टी, इलिटरेसी, जितनी भी ये बुरी चीज़ें हैं, इन सबको जो एलिमिनेट किया जा सके, हटाया जा सके. So United Nations main aims or objectives were peace, harmony, cordial relations, eliminate the poverty, illiteracy, drought, maintain cordial relations, and then to protect the environment as well. Environment को protect करके रखना, culture को protect करके रखना, human existence, human population को protect करके रखना. Now we will discuss about the principles. First is obey charter. The President of the United Nations. Everyone should obey the charter, the President of the United Nations. Then everybody should respect each other. Every country, जितनी भी country है, जितने भी members हैं United Nations के, they must respect each other and they should also respect each other's independence. एक जो कंट्रीज हैं उनकी जो इंडिपेंडेंस है उनका भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. पीसफुल मेथड, अगर किसी भी इफ देयर इज एनी क्वारल बिटवीन
Then peaceful methods should be adopted to finish the quarrel or to settle down the contradictions or any opinions they are having. अगर इन्हीं दो countries के बीच में opinion की कोई problem है, कोई disagreement है, तो peaceful methods जो है वो use करके आराम से बातचीत करके मीटिंग करके आमने सामने बिठाकर बात करके जो है उस चीज़ को solve कर देना चाहिए. Support UN, यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको सपोर्ट करना. यूनाइटेड नेशंस ने जितनी भी अब तक की बनाई है, जैसे अलग अलग फील्ड में काम किया है, इलेक्ट्रिसिटी हटाने की कोशिश की है, पॉवर्टी हटाने की कोशिश की है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ अब तक यूएन ने की हैं उसमें सब लोग जो है वो उनका सपोर्ट करें. So the principles were obeyed in Charter of the President, respect each other country's independence, peaceful methods should be used to remove any quarrel or disagreement or to solve any disagreement, and support the activities of the UN. Now special agencies. UN have made some special agencies which work for a particular field. IDA, International Development Association, ये एसोसिएशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इट वर्क पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए ये वर्क करते हैं. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी वर्ल्ड में किसी भी एरिया में कोई डिजीज है वो ज़्यादा बढ़ गई है या जो लोगों की हेल्थ है उसका ख्याल रखना, जस्ट लाइक राइट नाउ कोरोना वायरस चल रहा है, राइट, तो इसमें भी WHO जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं वैक्सीन के लिए या हेल्प कर रहे हैं उन कंट्रीज को जहाँ की मेडिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, they work with the scientific methods and to preserve the culture and the environment of our countries. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Health Organization, International Development Association. These are the few specialized agencies. There are others also. And now about the important days or the important festivals which are celebrated universally everywhere in the whole world. World Health Day. World Health Day is celebrated on 7th of April. International Earth Day is celebrated on 22nd April. World Non-Violence Day is celebrated on the birthday of Mahatma Gandhi ji on 2nd October. वर्ल्ड हेल्थ डे के इस दिन जो है लोग जो है अपनी सेहत के लिए एक दूसरे की सेहत का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं और सेहत के लिए कंट्री में अगर कोई चीज़ जो है वो नई हॉस्पिटल्स के लिए कुछ नया करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. इंटरनेशनल अर्थ डे, वी रिस्पेक्ट आवर अर्थ, प्रिजर्व एनवायरनमेंट, प्लांट ट्रीज ऑन इंटरनेशनल अर्थ डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd April. वर्ल्ड नॉन वायलेंस, वायलेंस मीन्स लड़ाई एंड नॉन वायलेंस मीन्स लड़ाई के विरोध में जो हम वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे जो है वो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी जी, बिकॉज महात्मा गांधी जी वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट वायलेंस. Therefore, World Non-Violence Day is celebrated on 2nd October. Even World Environment Day is celebrated on 5th of June. World Environment Day is celebrated on 5th of June and International Labour Day is celebrated on 1st May. Few festivals are these which we celebrate and these specialized agencies and the United Nations. It was made to preserve the human population, to maintain peace and harmony between the nations. Currently there are 193 members in the United Nations. India joined United Nations on 30th October 1945. United Nations have 6 main organizations: the General Assembly, the Security Council, Trusteeship Council, the other Secretariat and other various organizations. Then we celebrate various festivals. There are principles, aims to maintain peace, harmony, cordial relations, to eliminate poverty, famine, drought, illiteracy. Specialized agencies like WHO and UNESCO, and we celebrate
universal festivals all over the world. That's all for today.